फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज हम 2021 में आई हुई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म रश्मि रॉकेट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इसके 90% गूगल यूजर ने पसंद किया है। इसकी लीड कास्ट में है तापसी पन्नू, सुप्रिया पाठक, प्रियांशु पैवली। इस मूवी के डायरेक्टर हैं आकाश खुराना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग में दो मेल पुलिस वाले रात में एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़के को ढूंढते हुए आते हैं और रश्मि को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। जब रश्मि उनसे पूछती है कि वह उससे क्यों ले जा रहे हैं, तब वो उस पर हाथ भी उठाते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टोरी 14 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ भुज में लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं। रश्मि की माँ उसे फ्रॉक पहनकर आने को कहती है, पर उसे जीन्स पहनना था, तो रश्मि की माँ उसे मना कर देती है। तब उसके डैड कहते हैं कि उसे जो भी मन हो वो पहन सकती है। तब रश्मि फ्रॉक पहनती है और उसके नीचे जीन्स भी पहन लेती है। इस तरह से वो अपनी मर्जी की चीज़ भी पहन लेती है और अपनी माँ की बात भी मान लेती है। फिर रश्मि की माँ की पतंग कट जाती है तो रश्मि उसे लूटकर वापस ले आती है। रश्मि के फादर टूरिस्ट गाइड होते हैं और वह कभी कभी रश्मि को अपने साथ ले जाया करते थे, जिससे उसकी माँ गुस्सा होती है, पर उसके डैड उसकी माँ को मना लिया करते थे। आफ्टर डेथ स्टोरी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है, जब रश्मि बड़ी हो जाती है और एक टूरिस्ट गाइड बन चुकी होती है। एक दिन उसके गाँव में एक औरत पर उसका हस्बैंड हाथ उठा देता है। तब रश्मि की माँ भानु बहन उस आदमी को अपनी वाइफ से माफ़ी मांगने को कहती है, पर वो आदमी काफ़ी एरोगेंट पर्सन था और वह माफ़ी मांगने से मना कर देता है। तब भानु बहन कहती है कि अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो गांव की सारी औरतें काम करना बंद कर देंगी और वो ना तो घर का काम करेंगी और ना ही बिजनेस का। तब पंचायत उस आदमी को माफ़ी मांगने को कहती है या गाँव छोड़ने को कहती है। तब वो आदमी रूडली सॉरी बोल देता है और अपनी वाइफ को ज़बरदस्ती घर ले जाने लगता है और तभी रश्मि उसे वहाँ पर एक थप्पड़ जड़ देती है। रात को रश्मि आर्मी कैंप में एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी हुई होती है। वह उसे बताते हैं कि उन्हें पता चला कि आज उसने किसी को मारा है। तभी वहाँ पर 3 और ऑफिसर आते हैं। वे तीनों कैप्टन होते हैं। कैप्टन गगन ठाकुर वहाँ के फील्ड ट्रेनर होते हैं। वह दोनों कैप्टन्स को ट्रेन कर रहे होते हैं क्योंकि वह दोनों मैराथन दौड़ने के लिए आए होते हैं। नेक्स्ट डे रश्मि इन तीनों को मैराथन रूट दिखाने के लिए ले जाती है। वो लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और कैप्टन जॉली बख्शी म्यूजिक सुनते हुए वॉक करने लगते हैं और काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तभी रश्मि को पता चलता है कि जॉली लैंडमाइन के पास जा रहे हैं। तब तीनों जॉली को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर रश्मि सबसे पहले पहुंचकर जॉली को लैंडमाइन पर पैर रखने से बचा लेती है। इस तरह से तीनों कैप्टन रश्मि से इम्प्रेस हो जाते हैं। कैप्टन गगन ये देख के शॉक रह जाते हैं कि रश्मि ने 80 मीटर की दौड़ सिर्फ 10 सेकंड में कवर कर लिया था। वह रश्मि को रेस में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं, पर रश्मि मना कर देती है। रश्मि के जाने के बाद मेजर गगन को बताते हैं कि रश्मि बचपन से ही बहुत तेज दौड़ा करती थी, इसलिए उसे लोग रॉकेट बुलाते थे, पर अब उसने दौड़ना बंद कर दिया था। दूसरे दिन भानु बहन अपनी बेटी रश्मि को रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं। वह रश्मि को घर से निकल जाने को कहती हैं। रश्मि गगन के पास जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसी ने भानु बहन को रश्मि को रेस में भेजने के लिए कहा था। गगन रश्मि से पूछता है कि आखिर रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहती वो। तब रश्मि उसे बताती है कि आखिरी बार रेस में पार्टिसिपेट जब उसने किया था तो उसके डैड उसके साथ थे, जहां रश्मि सबसे आगे दौड़ रही होती है, पर अचानक वहां भूकंप आ गया होता है। वहां से सभी लोग भागने लगते हैं, पर उसके डैड के ऊपर छत गिर जाती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अगर वह उसे उस दिन रेस में नहीं ले गए होते तो आज वो जिंदा होते। उसके बाद रश्मि घर जाती है। उसकी माँ लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवा रही होती हैं। वो स्कूल के लोगों के लिए रश्मि और उसके डैड की फ़ोटो को चुनती हैं, जिसे देखकर रश्मि इमोशनल हो जाती है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है।
जहां नेशनल स्पोर्ट काउंसिलिंग की सिलेक्शन के लिए ट्रायल हो रहे थे, जिसमें रश्मि सिलेक्ट भी हो जाती है। उसके बाद वह गुजरात एथलीट मीट 2014 में गोल्ड मेडल हासिल करती है। इसके बाद वो इंटर स्टेट एथलीट 2014 में भी गुजरात को रिप्रेजेंट करती है और जीत हासिल करती है। फिर वो 2014 के झारखंड में ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी जीत हासिल करती है। रश्मि की परफॉर्मेंस से सभी लोग इम्प्रेस हैं, यहाँ तक कि इंडियन एथलीट एसोसिएशन भी रश्मि को इंडिया के लिए परफॉर्म करने का मौका देना चाहता है, पर इसके लिए दिलीप चोपड़ा नाम का एक मेंबर राजी नहीं होता। उनका कहना था कि एथलीट बनने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेंथ भी होना जरूरी है, जो कि सालों की ट्रेनिंग के बाद ही होता है। पर चेयरमैन का कहना है कि 1951 में इंडिया ने एशियन गेम्स में 15 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद हम वो नंबर आज तक टच भी नहीं कर पाए हैं। वह रश्मि को ट्रेन करवाना चाहते थे, इसलिए IIA का ट्रेनिंग कैंप जो कि पुणे में था, वहाँ रश्मि को बुलाया जाता है। वहाँ उसके कोच तेजस मुखर्जी होते हैं। वो बाकी गर्ल्स से रश्मि को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहाँ कुछ लड़कियाँ तो रश्मि को मिलकर बहुत खुश होती हैं, पर प्रियंका निहारिका उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। रश्मि को पता चलता है कि निहारिका टैलेंटेड तो है ही और सीनियर सिलेक्टर दिलीप चोपड़ा की बेटी भी है। फिर रश्मि की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहां वह काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, पर धीरे धीरे वह रेसिंग के सारे टेक्निक सीखने लगती है और सबसे ज़्यादा स्पीड पर रश्मि ही रन किया करती थी और हमेशा सेकेंड पोजीशन पर निहारिका ही आया करती थी। एक दिन लंच टाइम पर प्रियंका रश्मि को बुली करने लगती है, पर रश्मि उससे बिल्कुल नहीं डरती है और उसे धमका आती है। नेक्स्ट डे प्रियंका कोच को बता देती है, जिससे रश्मि को डांट पड़ती है। उधर गगन रश्मि से मिलने के लिए आता रहता था और दोनों साथ में टाइम स्पेंड भी किया करते थे। जब भी रश्मि डीमोटिवेट होती थी तो गगन उसे मोटिवेट किया करता था। फिर एक दिन दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग्स बता देते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब गगन का प्रमोशन भी हो चुका था, वो मेजर बन चुका था। इसके साथ ही रश्मि जी तोड़ प्रैक्टिस कर रही होती है। एशियन गेम्स में वो कई देशों की लड़कियों के साथ कम्पीट करती है और इंडिया को 3 गोल्ड मेडल दिलाती है। वहीं निहारिका को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जिसे देखकर उसके डैड खुश नहीं होते हैं। फिर जैसे ही रश्मि अपनी टीम के साथ पुणे वापस आती है, तभी एसोसिएशन की एक लेडी उसे अपने साथ लेकर जाती है। रश्मि भी उसके साथ चली जाती है। वह उसे स्पोर्ट्स काउंसलिंग के मेडिकल फैसिलिटी से पर ले जाती है। पहले वहाँ रश्मि का ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद वह उसे एक फॉर्म पर साइन करवाते हैं। रश्मि जानना चाहती थी कि आखिर वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, पर वो लेडी कहती है कि इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, एसोसिएशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो बस वही पूरा करवा रही है। उसके बाद डॉक्टर मात्रे आती हैं और वह रश्मि से कुछ क्वेश्चंस करती हैं। उसके बाद वो रश्मि को अल्ट्रासाउंड करवाने को कहती हैं। रश्मि गगन को कॉल करती है, पर वो बिजी होता है और कॉल पिक नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो लेडी रश्मि को फ़ोन बाहर छोड़कर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आने को कहती है। फिर डॉक्टर उसे नेकेड होने को कहती हैं। ये सुनकर रश्मि टेस्ट करवाने से मना कर देती है, तो डॉक्टर उसे कहती है कि अगर वो टेस्ट नहीं करवाएगी तो वो उसे क्लीन चिट नहीं देंगी, जिसके बाद उसके तीनों गोल्ड मेडल भी वापस करने पड़ेंगे और आगे से एसोसिएशन उसे किसी भी रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करने देगा। ये सुनकर रश्मि को मजबूरी में नेकेड होकर अल्ट्रासाउंड करवाना ही पड़ता है और इन सब चीज़ों में उसे 6 घंटे का टाइम लग जाता है। रात में उसे वापस हॉस्टल पहुंचा दिया जाता है। रास्ते में ही गगन का रश्मि को कॉल आता है और रश्मि रोते हुए अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है कि बस रश्मि जैसे ही हॉस्टल पहुंचती है, कुछ लड़कियां तो उसके लिए परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि रश्मि कहाँ थी। पर प्रियंका उसे टोन कसती है। वो रश्मि को लौंडा बुलाती है, जिससे रश्मि को गुस्सा आ जाता है और वो प्रियंका पर हाथ उठा देती है। तभी कोच आकर उनकी लड़ाई बंद करवाते हैं और रश्मि को डांटकर उसके रूम में भेज देते हैं और यहीं से स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां 2 मेल पुलिस ऑफिसर रश्मि को आकर अरेस्ट कर लेते हैं। तब गगन पुलिस स्टेशन में आकर के उस इंस्पेक्टर को डांटता है क्योंकि उसने बिना किसी अरेस्ट वारंट के और वह भी बिना किसी लेडी कांस्टेबल के गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर रश्मि को अरेस्ट किया था। उन्होंने रश्मि को मेल क्रिमिनल्स के साथ सेल में रखा हुआ था,
गगन के डर से इंस्पेक्टर साठे रश्मि को छोड़ देता है। बाहर निकलते ही रश्मि को मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी ने उसके अरेस्ट होने की और जेंडर टेस्ट की बात मीडिया में लीक कर दी होती है। इतना ही नहीं, मीडिया वाले रश्मि के गांव भी पहुंच जाते हैं और जो गांव वाले रश्मि को नापसंद किया करते थे, वो लोग मीडिया के सामने रश्मि के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जैसे कि वो बचपन से ही लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और वो काफ़ी वायलेंट थी। कुछ दिनों बाद रश्मि से मिलने इप्सित आता है, जो कि पेशे से एक लॉयर होता है। वह रश्मि की तरफ से एसोसिएशन के खिलाफ केस फाइल करना चाहता था, पर रश्मि मना कर देती है। तब वह रश्मि को और भी वुमेन एथलीट्स के बारे में बताता है जिनका जेंडर टेस्ट कराया गया था, जिससे रश्मि और उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। कई लड़कियों को तो उनके गांव से बाइकआउट कर दिया गया था और कई लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था और कुछ डिप्रेशन में चली गई थी। इसलिए इप्सित उन लड़कियों के लिए लड़ना चाहता था ताकि आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो, पर इन सब बातों का रश्मि पर कोई भी असर नहीं होता है। तब इप्सित भानुबेन को कहता है कि वो अपनी बेटी को केस फाइल करने के लिए राजी करवा दें। रात को डिनर टेबल पर भानुबेन रश्मि को केस फाइल करने को कहती हैं, पर रश्मि नहीं मानती। तब वह उसे घर से निकल जाने को कहती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे आज तक उन्होंने रश्मि को घर से निकल जाने की धमकी देकर अपनी सारी बातें मनवाई थी, ये बात भी वो उससे मनवा लेंगी, पर इस बार वो गलत थी। इस बार रश्मि घर छोड़कर चली जाती है और गगन के घर में रहने लगती है और फिर से टूरिस्ट गाइड वाला काम करने लगती है। फिर एक दिन गगन रश्मि को शादी के लिए प्रपोज करता है और रश्मि उसे हाँ भी कर देती है। कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, पर रश्मि अपनी फैमिली को इनवाइट नहीं करती है। एक दिन गगन टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें इंडियन एथलीट एसोसिएशन वाले बता रहे थे कि साउथ एशिया चैंपियनशिप 4 महीने बाद होने वाली है और वह लोग रश्मि की बुराई कर रहे होते हैं, जिसे देखकर रश्मि को बुरा लगता है और वो उनके खिलाफ केस फाइल करने के लिए मान जाती है। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के साथ एसोसिएशन के खिलाफ एक पिटीशन दर्ज कर देती है। न्यूज़ के थ्रू ये बात उसकी माँ को भी पता चल जाती है और वो बहुत खुश होती हैं। न्यूज़ में एक लेडी जो कि डॉक्टर होती है, वो रश्मि को सपोर्ट करके बोल रही होती है कि वो भी जेंडर टेस्ट के खिलाफ है। दूसरी ओर एसोसिएशन के मेंबर्स को लग रहा था कि ये टेस्ट तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही किया गया है, इसलिए रश्मि का केस तो ट्रायल तक भी नहीं पहुंचेगा। वो लोग इस बात को बहुत ही हल्के में ले रहे होते हैं। कुछ दिन बाद प्री ट्रायल की हेयरिंग होती है, जिसमें रश्मि का वकील इप्सित कोर्ट को बताता है कि 5 अक्टूबर को जैसे ही रश्मि इंडिया के लिए 3 गोल्ड मेडल जीत के वापस पुणे आई, उसे एसोसिएशन वालों की तरफ से बिना बताए टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहां उसका जेंडर टेस्ट किया जाता है। इस पर एसोसिएशन का वकील कहता है कि जेंडर टेस्ट के फॉर्म पर रश्मि के साइन है, तो ज़बरदस्ती जेंडर टेस्ट कैसे किया गया था? ये टेस्ट रश्मि की मर्जी से हुआ था और एथलेटिक काउंसिल के रूल के मुताबिक टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर 10 नैनोमोल पर लीटर से ज़्यादा होगी तो एथलीट को बैन कर दिया जाएगा और रश्मि के टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 11 नैनोमोल पर लीटर पाया गया था, इसलिए उसे बैन कर दिया गया था। तब इप्सित ह्यूमन राइट्स वायलेशन का हवाला देते हुए कहता है कि रश्मि को नेकेड अल्ट्रासाउंड किया गया था, जबकि अल्ट्रासाउंड में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और अब मीडिया रश्मि के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। जब एथलीट मेडल जीत कर लाता है तब तो एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, पर अगर किसी एथलीट पर इल्ज़ाम लगता है तब एसोसिएशन उसे अकेला छोड़ देती है और जेंडर टेस्ट के कुछ ही दिनों बाद 2 मेल पुलिस ऑफिसर रश्मि को हॉस्टल में घुसकर उसे मारपीट करके अरेस्ट कर लेते हैं और वह भी बिना किसी वारंट और लेडी कांस्टेबल के। जेंडर टेस्ट की बात मीडिया और पुलिस तक कैसे पहुंची? किसी साजिश के तहत हो रहा था, जिसके बाद जज इस केस को ट्रायल तक सुनने की बात करती हैं, जिसमें सबूत और गवाह पेश किए जाने थे और अगली सुनवाई 12 दिन के बाद होने वाली थी। उसी दिन से गगन रश्मि को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करता है और रश्मि अगले दिन से ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। अगली सुनवाई में जो लेडी रश्मि को क्लिनिक लेकर गई थी उसे बुलाकर इप्सित क्वेश्चन करने लगता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उसने रश्मि को पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि उसका जेंडर टेस्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर मात्रे से इप्सित पूछता है कि उन्होंने रश्मि से पहले कितने लोगों का जेंडर टेस्ट किया है, पर डॉक्टर कहती है कि उसने फर्स्ट टाइम ही किया था।
वो अभी दिलीप चोपड़ा के कहने पर और उसने मैनुअल के अकॉर्डिंग जेंडर टेस्ट किया था, पर ये बात पर वो फंस चुकी थी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल तो ब्लड टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता था। उसके लिए रश्मि को नेक्ट करके अल्ट्रासाउंड क्यों किया गया। जिसके बाद रश्मि के कोच को बुलाया जाता है। वो बताते कि रश्मि का एंगर इशू था, वह अक्सर अपने साथी एथलीट के साथ मारपीट कर लेती थी। प्रियंका भी यही बात कोर्ट को बताती है, पर कुछ लड़कियां रश्मि का साथ देती हैं और वो बताती हैं कि प्रियंका ही रश्मि को अक्सर प्रोवोक किया करती थी। वो रश्मि को लौंडा लौंडा करके बुलाया करती थी। इसके बाद निहारिका को बुलाया जाता है। निहारिका कहती है कि वो एज एन एथलीट रश्मि की रिस्पेक्ट करती है, पर उसे एंगर इशू थे, जिस पर इप्सित निहारिका पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह रश्मि के आने के बाद नंबर 1 एथलीट थी, पर रश्मि के आने के बाद से वो नंबर 2 हो गई। निहारिका के फादर तो एसोसिएशन के मेंबर भी थे, तो कहीं निहारिका ने ही तो रश्मि से दुश्मनी नहीं निकाली। जिस पर निहारिका कहती है कि वह पहले से ही मेडल जीतते आ रही है और वो अपने दम पर ही मेडल जीती थी। इसके बाद इंस्पेक्टर साठे से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो बोलते हैं कि उनके पास वायरलेस पर कोई कॉल आया था कि हॉस्टल में कोई लड़का मारपीट कर रहा है, इसके लिए रश्मि को अरेस्ट किया। पर साठे की एफआईआर में कहीं भी मारपीट मेंशन थी ही नहीं। उसमें लिखा था कि एक लड़का हॉस्टल में छुपा हुआ था। जज अलग से इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने की बात करती है। उसके बाद दिलीप चोपड़ा से पूछताछ होती है। दिलीप मान लेते हैं कि उन्होंने ही रश्मि के जेंडर टेस्ट की परमिशन दी थी, क्योंकि टूर्नामेंट एसोसिएशन को कुछ डाउट्स थे रश्मि की स्पीच को लेकर। पर वह ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि 5 अक्टूबर को पुलिस को कॉल किया था उन्होंने। इप्सित उन पर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने अपनी बेटी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए रश्मि के साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया था। जिस पर दिलीप चोपड़ा इप्सित से कहते हैं कि अगर इन सब का सबूत दे दे तो वो रिज़ाइन कर देंगे। अभी तक ये प्रूफ भी नहीं हुआ था कि रश्मि का बैंड होना गलत था और अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होनी थी। उधर रश्मि अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखती है और एक दिन उसे वोमिटिंग होने लगती है। तब रश्मि को पता चलता है कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। तब डॉक्टर उसे ट्रेनिंग कंटिन्यू रखने का सजेशन देती हैं। इसमें रिस्क तो था, पर केयरफुली करने से पॉसिबल था। पहले भी कई एथलीट्स प्रेगनेंसी में खेल चुके थे। तब रश्मि अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। फिर भानुबेन अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसके पास चली आती हैं। इधर प्रिकॉशंस के साथ रश्मि अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में हेयरिंग के दिन इंस्पेक्टर साठे को वापस कटघरे में बुलाया जाता है, जहां इप्सित साबित कर देता है कि वैसे तो एक पुलिस वाले को ड्यूटी पर एक ही फ़ोन अलाउड होता है, पर उनके पास 2 फ़ोन हैं। एक खुद के नाम से रजिस्टर्ड है और दूसरा उनकी वाइफ के नाम से। और 5 अक्टूबर की कॉल ना तो वायरलेस पे आई थी और ना ही उनके फ़ोन पर आई थी, वो उनकी वाइफ के नाम से रजिस्टर्ड फ़ोन पर आई थी और ये कॉल प्रियंका ने ही किया था। जिसके बाद प्रियंका बताती है कि जब रश्मि ने उस रात उसे मारा था तब उसने कॉल करके दिलीप चोपड़ा यानी निहारिका के फादर को ये सब कुछ बता दिया था। तब उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहा था। और इतना ही नहीं, दिलीप ने कहा था कि वह बोले कि उसके हॉस्टल में एक लड़का घुस आया है और मारपीट कर रहा है। और दिलीप ने प्रियंका को ही रश्मि के जेंडर टेस्ट के बारे में बता दिया था। जिसके बाद एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट और एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो बताती है कि जेंडर टेस्ट पहले ही कई देशों में बंद हो चुका है। पिछले कई सालों में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाया है कि हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एथलीट फास्ट दौड़ने लगेगी। उल्टा ये तो उसकी बॉडी पर गलत इम्पैक्ट करता है, जैसे इनरेगुलर पीरियड्स होना, बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाना और भी कई साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। इसके बाद एसोसिएशन के वकील डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बायस्ड हैं। तो डॉक्टर कहती है कि हाँ वो बायस्ड है, पर फीमेल एथलीट की तरफ, क्योंकि उन्होंने पहले ही काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। किसी को तो उसका साथ देना ही होना चाहिए ना। एसोसिएशन मेल एथलीट्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, जैसे उन्हें ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलती हैं और उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जाता। इसके बाद कोच को बुलाया जाता है। वो कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का फ़र्क पड़ता है, वरना मेल और फीमेल को अलग अलग कम्पीट क्यों कराया जाता। इस पे इप्सित कहता है कि माइकल जो कि फास्टेस्ट स्विमर हैं, उन्होंने 18 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं
और उसेन बोल्ट जो कि फास्टेस्ट एथलीट हैं, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर, 200 मीटर और 4 इंटू 100 मीटर है। माइकल के हाथ और पैर नॉर्मल आदमियों से ज़्यादा लंबे हैं और उसेन के घुटने में एक एक्स्ट्रा रेयर मसल है जो कि दुनिया में सिर्फ 2% लोगों की ही होती है। उन जैसे लोगों से भी सारे मेडल्स वापस ले लेने चाहिए और उन्हें बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, जैसे कि रश्मि के पास हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल का था। आगे वो कहता है कि इंडियन एसोसिएशन का फर्ज बनता है कि ऐसे बेकार रूल वह अपने एथलीट को प्रोटेक्ट करें, ना कि एक ब्राइट एथलीट को बैन करें जो कि दुनिया में उनका नाम रोशन कर रही थी। दिलीप ने रश्मि के हाई टेस्टोस्टेरोन का फ़ायदा उठाकर अपना पर्सनल एजेंडा फॉलो करना चाहा था। अगर वो चाहते तो इस चीज़ को सही तरीके से हैंडल कर सकते थे, पर उन्होंने न्यूज़ में ये खबर लीक कर दी थी, जिसे रश्मि को मेंटली हैरेस किया गया। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने से क्या कोई लेडी नहीं होती है। आज रश्मि 4 मंथ प्रेग्नेंट है और एक औरत होने का इससे ज़्यादा सबूत और क्या पेश किया जाना चाहिए। पर रश्मि ये बात कोर्ट में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रेगनेंसी की वजह से कोर्ट पर उस पर लगाया हुआ बैंड हटा लिया जाएगा। पर वो चाहती थी कि बाकी लड़कियों को भी इस जेंडर टेस्ट का सामना ना करना पड़े। कोर्ट एक ब्रेक के बाद अपना फैसला सुनाने वाला था। एसोसिएशन के हेड दिलीप को अगली सुबह रिजाइन करने को कहते हैं। यहाँ दिलीप की बेटी ने भी यही सजेस्ट किया था कि दिलीप को निकाल देना चाहिए, यानी निहारिका अपने डैड के साथ मिली हुई नहीं थी। ब्रेक के बाद जज अपना फैसला सुनाती हैं। वह जेंडर टेस्ट से जुड़े मसलों को सुनने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाने का ऑर्डर देती हैं और मौजूदा एसोसिएशन मेंबर पर एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, खासकर दिलीप चोपड़ा और इंस्पेक्टर साठे के ऊपर। आगे जज कहती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर लगे बैंड का तो ये कोर्ट नहीं हटा सकती, पर इंडिया में होने वाले सारे टूर्नामेंट इंक्लूडिंग साउथ एशियन चैंपियनशिप में रश्मि पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसके बाद रश्मि प्रेगनेंसी में ही साउथ एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।